अच्छा जी 109। अच्छा अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्वेश्चन 46 पेज 169। अच्छा, इससे पहले ज़रा आप नज़र मारिएगा। ज़रा नज़र मारते हैं या पूरी नज़र मारते हैं? पूरी तरह नज़र मारें सेक्शन 113 पे। सेक्शन 113 पेज 160। हमने पढ़ा था कि जिस बंदे की साल की सेल 100 मिलियन या उससे ज़्यादा होगी, 100 मिलियन वाले को भी, हाँ 100 मिलियन या उससे ज़्यादा सेल होगी, ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स। उसने मिनिमम टैक्स पे करना है। क्लियर? एज पर सेक्शन 113। मिनिमम टैक्स क्या होता है यार? दो तरीके से टैक्स निकालना होता है। एक टेबल में जाके, लेट क्यों हो गए? अच्छा, एक टेबल में जाके टैक्स निकालना होता है, और दूसरा सेल का 1.25%। कुछ याद आ रहा है? एक टेबल में जाके नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालना होता है, एक सेल का 1.25%। तो दो तरीके से टैक्स निकालना होता है। इन दोनों में से फिर हायर आपने देना होता है, यानी कम से कम इतना तो दे दो जो हम कहते थे मिनिमम के साथ, यानी सेल के 1.25% के साथ हम बोलते थे कम से कम इतना तो दे दो। लेकिन ये जो फिगर्स है ना सेल की, ये कौन सी होनी चाहिए? सेल्स टैक्स डाल के या सेल्स टैक्स निकाल के? एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो क्वेश्चन 46 निकालें। थ्योरी का सवाल, पेज नंबर 169। Gilani and Company, a sole proprietor, is being involved in the various consumer products in Pakistan. During the year, GC's taxable income was 6.1. टैक्सेबल इनकम क्या होती है? सेल में से खर्चे वगैरह माइनस हो गए होते हैं, ये तो टैक्सेबल इनकम है। 6.1 अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम एंड टैक्स पेएबल एंड अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कंप्यूट न्यूमेरिकल है। GC's sales were 125,000,000, GC's sale was 110 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो कैलकुलेटर पकड़ें, मुझे बताएं ये सेल्स कितनी है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स? 110 मिलियन डिवाइडेड बाय, कुछ लोगों ने हाइब्रिड में कैलकुलेटर नहीं पकड़ा हुआ भाई, माजरत के साथ अब मैं क्या करूं आपके साथ। फिर 110 मिलियन डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9,017,094। ये सेल्स आपकी आ गई सेल्स टैक्स डाल के या सेल्स टैक्स निकाल के? अच्छा, दूसरी असम्पशन क्या थी? 120 5,0,0,0,0,0 को पकड़ें, डिवाइड करें 117 से और मल्टीप्लाई करें 100 से। 102991453। अब बता दें जी किस सूरत में इस पे सेक्शन 113 लगेगा, किस सूरत में सेक्शन 113 नहीं लगेगा। सिनेरियो 2 में क्या इसकी सेल 100 मिलियन या उससे ज्यादा है? नो, तो सेक्शन 113 नहीं लगेगा। और सिनेरियो 1 में इसकी सेल 100 मिलियन से ज्यादा है, इसलिए इस पे सेक्शन 113 लगेगा। तो अगर इस पे सेक्शन 113 नॉट अप्लाई और इस सिनेरियो में सेक्शन 113 अप्लाई, तो इन दोनों में फिर फर्क क्या होगा? इन दोनों में फर्क मोहतरम ये होगा कि यहां पे आप 2 दफा टैक्स निकालेंगे। ऐसा ही है, 2 दफा टैक्स निकालेंगे। एक कैसे? टैक्सेबल इनकम को टेबल 1 में देख के और सेल का 1.25%। और दूसरा इधर कैसे टैक्स निकालेंगे? बोले इधर कैसे टैक्स निकालेंगे, जल्दी बताएं। हाँ, इधर आप जो है
वो सिर्फ टेबल 1 लगाएंगे। आप 2 दफा टैक्स निकालेंगे या एक दफा टैक्स निकालेंगे? डन हो गया। तो अगर आप पे 113 लग रहा है तो कितनी दफा टैक्स निकालेंगे? 2 दफा निकाल के जमा भी दोनों दफा कराने? नहीं, कम से कम फिर सेल का 1.25 तो दे दो, वरना फिर जो है वो नॉर्मल भी दे सकते हो। उन दोनों में से हायर देखना होगा। वो फिर आप अगली कैलकुलेशन आपको याद आ जाएगी सेक्शन 113 रिवाइज करेंगे तो एक दफा टैक्स 0.2 में निकालना है और 2 दफा टैक्स निकाल के किस में चेक करना है? 0.1 में। डन। अच्छा, ये टैक्स होता कितना है वैसे सेल का? 1.25%। अच्छा, एक थोड़ा सा इशू इसके साथ ही देख लेते हैं, किसी एक न्यूमेरिकल में आ जाए। मिसाल के तौर पे यूपी के चैप्टर में ही आ जाए, फिर बस 5-7 मिनट में मैं न्यूमेरिकल शुरू कराने लगा हूं जो हमने सोचा हुआ है। पेज नंबर 261 है, जैसे 261। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बड़ा वाला न्यूमेरिकल हो उसमें हमें अक्सर तो लाइन एक डली होती है बड़े वाले न्यूमेरिकल में। देखें, इस बंदे की सेल किससे ज्यादा है? 100 मिलियन से ज्यादा है ना, तो इसको इस पे मिनिमम टैक्स लगता है। लेकिन सवालों में ना अक्सर लिखा होता है इग्नोर मिनिमम टैक्स। जैसे मैं आपको कोई सवाल दिखाऊं, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, पेज 260 था, नहीं इस पे नहीं लिखा हुआ, 263 में लिखा हुआ है। 263 में ऐसे लिखा हुआ है इग्नोर मिनिमम टैक्स। अक्सर ये लाइन लिखी होगी इग्नोर मिनिमम टैक्स। वैसे ये लाइन ना भी लिखी हो ना तो मेरे ख्याल से मिनिमम टैक्स बड़े वाले न्यूमेरिकल में आप इग्नोर ही कर दें, उसको ना लगाएं, यानी सेल का 1.25% लगा के चेक ना करें। लेकिन अगर सवाल में मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता कंसिडर मिनिमम टैक्स, यानी मिनिमम टैक्स भी लगाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके आप 7 में से बड़े कम नंबर आने हैं या जो 10 में से बड़े कम नंबर आने हैं। अगर आप नहीं भी मिनिमम टैक्स लगाएंगे तो 10 में से आपको 9 नंबर आ जाएंगे। लेकिन मिनिमम टैक्स लगाना कैसे है और लगाकर अप्लाई कैसे करना है बड़े वाले न्यूमेरिकल में, वो जरा सुन लें। पहले तो आपने न्यूमेरिकल को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? वो जैसे हम सॉल्व करते हैं उसमें कोई वो घुमाई फिराई नहीं। नॉर्मल तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। ये देखें, नॉर्मल तरीके से जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और करते कराते जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। ये कौन सी वाली टैक्स लायबिलिटी है जो कहां रेट लगा के निकली? चैप्टर नंबर 4 में। इस फिगर को आपने कंपेयर करना है सेल के 1.25% से। इस फिगर को आपने कंपेयर करना है सेल के 1.2। तो इसको मैं कर रहा हूं वर्सेस क्या? सेल का 1.25%। इसको वर्सेस करना है सेल के 1.25% से। अब आप मुझे ये बता दें कि सेल का 1.25% कितना है? जरा सवाल में जाके बताएं सेल कितनी है। मिसाल के तौर पे आपने एक वर्किंग की पेपर में, उसमें सेल पकड़ी, सेल पकड़ के इसका कितना लगाया? 1.25%। सेल बताएं जी कितनी है? 14400। 000 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिवीजन 1000 में है। इंटू 1.25%, 1755। अब जरा एक देखिएगा, मैं कैलकुलेशन आपके सामने शो करने लगा हूं। अब वो लॉ मेकर क्या कह रहा है? लॉ मेकर कह रहा है बबलू कम से कम सेल का 1.25 तो दे दो, कम से कम सेल का 1.25 तो दे दो। हम कहेंगे हम ऑलरेडी 6619 दे रहे हैं, वो कहेगा कम से कम 1, बस चुप कर जाएगा। 1755 को देखेगा, देख के चुप कर जाएगा और कहेगा कोई मसला नहीं। जो बंदा ऑलरेडी 6619 नॉर्मल तरीके से दे रहा हो,
क्या उसे कहा जाएगा नहीं तुम कम टैक्स दे दो? नहीं। तो इसमें उंगली रख के बोलें कम से कम 1755 दे दो, लेकिन वो ऑलरेडी कितना दे रहा है? 6619। तो इसलिए अब आप क्या करें, बस इसी तरह चला दें, इसी तरह चला दें। डन हो गया? चलें जी, इसको नोट करें। अब पेपर में अगर वो कह दे कंसिडर मिनिमम टैक्स, तो लिखना क्या है वो भी मैं आपको बताने लगा हूं। ये वर्किंग कीजिएगा एग्जामिनर के लिए, ये वर्किंग करके लिखिएगा। ये वर्किंग करके आप नीचे लिखें, एज 6619 कैलकुलेटेड इन नॉर्मल वे, एज 6619 कैलकुलेटेड इन नॉर्मल वे इज ऑलरेडी हायर, ऐसे ही है, इज ऑलरेडी हायर, सो आई हैव इग्नोर्ड। अब मैं क्या कैलकुलेशन में इग्नोर कर दूं? येलो वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कम टैक्स है कि बस उसको इग्नोर कर दें। फिर एज 6619 कैलकुलेटेड इन नॉर्मल वे इज ऑलरेडी हायर, सो आई हैव इग्नोर्ड 1755। ऐसा कब करेंगे? जब कभी न्यूमेरिकल में सेल दी हो। कितनी सेल दी हो? 100 मिलियन से ज्यादा। तो कितने तरीके से टैक्स कैलकुलेट हो सकता है? दो तरीके से, नॉर्मल तरीके से और सेल का 1.25%। आगे उसी तरह कोई और टैक्सेस हैं आपके, नॉर्मल, फाइनल, सेपरेट ब्लॉक, उनको ऐड करके लेस। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आगे उसी तरह चलेगा। ये किस फिगर से कंपेयर करवाया है मैंने? जो चैप्टर 4 वाली आई है फिगर, चैप्टर 4 से जो टेबल में रेट लगाते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर इधर आ जाता 7000 तो क्या करते? तो मेरा मशवरा पता है क्या है? फिर आपने पता क्या करना था? आपने ना इसको पेपर में ना काट देना था ऐसे, कोई मसला नहीं, ऐसे काट देना था, ऐसे काट के क्या लिख देना था, और फिर चल चला। लेकिन फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस लेके कैरी फॉरवर्ड भी करना था। कितना टैक्स बना? 7000। कितना देने को दिल चाह रहा था? कितना ज्यादा बना? समझ रही हैं बात? अगर इधर आ जाता जवाब 7000, तो कितना टैक्स बना? 7000। कितना देने को दिल चाह रहा था? 6619। तो फिर कितना देंगे? तो जितना बाकी बची उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। डन हो गया। लेकिन इधर आप फेस पे कितना चलाएंगे? 7000। तो लिखें जरा छोटा सा करके, 1755 को स्टार डाल के। अगर वैसे ये अब आपके समझने के लिए है सिर्फ, अगर 1755 की जगह 7000 आ जाए, अगर 1755 की जगह 7000 आ जाए, अगर 1755 की जगह 7000 आ जाए, अच्छा फिर क्या करेंगे? फिर 7000 को इग्नोर करेंगे? नहीं, फिर इग्नोर नहीं करेंगे। अगर 1755 की जगह 7000 आ जाए, तो पेपर में 6619 को काट के, 6619 को काट के कितना लिख देंगे? 7000। तो 6619 को काट के 7000 लिख देंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है फिर? 6619 और 7000 का, और 381 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। वो इंशाल्लाह फिर कभी माइनस हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये अगले 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता था। सेक्शन 113 जाके रिवाइज कीजिएगा। क्लियर जी? ऐसा कब करना है वर्सेस वाली कैलकुलेशन? जब कभी सेल आपकी 100 मिलियन से ज्यादा हो। एक आखिरी बात कर दूं, याद रह जाएगी आखिरी बात इसमें, ये जो टैक्स है ना, ये असल में चैप्टर 4 वाला नहीं लेना होता। ये जो वर्सेस वाली कैलकुलेशन है ना, इसमें से कोई टैक्स क्रेडिट वगैरह है ना, तो वो माइनस करके जो टैक्स है ना वो लेना है, क्योंकि टैक्स क्रेडिट भी तो माइनस होते हैं ना। तो इसमें अगर आपने 6619 लेना है पेपर में, तो 6619 नहीं लेना, याद रखिएगा 6619 माइनस टैक्स क्रेडिट। 6619 में से माइनस करने हैं टैक्स क्रेडिट, जो फिगर आए उससे कंपेयर करना है। अगर मैं टैक्स क्रेडिट को 0 ले लूं, तो ये 6619 किस पे खड़ा रहा?
6619 पे। तो बताएं 6619 से कंपेयर करना है या 6619 माइनस टैक्स क्रेडिट से? समझ आ गई बात? तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है आपने। जब इस सवाल में कोई टैक्स रेट है? कोई नहीं है ना, अगर होते तो माइनस करके करते। ओके चलें जी, ये बात तो एजेंडे में नहीं थी, ये भी निकल गई इस तरफ। खैर है। जी निकाल लें आज वाले नोट्स। करें जी स्टार्ट। क्वेश्चन 2। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपका साल अभी ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुआ है 30 जून 22 को। तो आप किस दिन खड़े हुए हैं? 31 अगस्त 22 को। ये 2 महीने गुजरे हैं, अभी 30 सितंबर तक आपको पता है हम रिटर्न जमा करवा सकते हैं। तो इस लाइन की ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो आकाश कुमार owns a industrial undertaking under the name and style PJC, which is engaged in the business of manufacturing fast-moving consumer goods. Following information is available from PJC's record for the year ended 30 जून 2022. लॉस कितना आ रहा है जी? 87 मिलियन। वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया जी। मोबाइल यूज चलो बहुत अच्छा हो गया यार, ये तो गुड हो गया। लॉस बता दें जी। बिफोर टैक्स का उसने इसलिए लिखा था, अभी टैक्स वगैरह कैलकुलेट नहीं हुए। लॉस कितने जी? रुपीज इन 1000 कर लेते हैं। ये लिख दीजिएगा याद से। किधर जा रहे हैं आप लोग? ये मैं इस तरह की बातें लिख दीजिएगा याद से, ये कर लीजिएगा, ऐसा हो गया। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट पास पेपर में 2 दफ़ा टेस्ट हुई है। एक चैप्टर 19 में है, एक एओपी के चैप्टर में है। इस एडजस्टमेंट को मैंने क्लास में नहीं कराया था। ये एडजस्टमेंट 2 मैंने डाली है इस सवाल में, और ये 2 का दूसरा बुलेट डाला है। बाकी ये वाली एडजस्टमेंट और नीचे वाली सारी एडजस्टमेंट्स, ये लेटेस्ट टाइम का सवाल है आईगैप का, बिजनेस का सारा। अच्छा, द स्टॉक एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड। अच्छा, इससे पहले वो रिवाइज करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर। अच्छा, एक बात मैं कर दूं, जब आप अभी रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो कुछ चीज़ें हमने क्लास में छोड़ी हुई थी, लेकिन वो अब मुझे आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वो रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको खुद ही वो बात याद आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही थी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको भी चैप्टर 16 पढ़ेंगे, तो चैप्टर 16 में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई बंदा, चैप्टर 15 में भी ये बात पढ़ी थी, लेकिन 16 मैंने पहले पढ़ा दिया था कि वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और फॉर्म ऑफ सीए द अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स, तो क्या सजा मिलनी है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होनी है। याद आ रहा है? तो ये बात चैप्टर 15 में मैंने पढ़ा दी थी, और पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि यार ये बात आपको भी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि हमने कौन सा चैप्टर भी पढ़ना है? चैप्टर 15 भी पढ़ना है। तो 16 में ये पढ़ा दी थी और कहा था 15 के बाद आपको समझ आएगी। अब अगर मैंने 15 पढ़ा दिया तो दोबारा मुझे 16 में लाके ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको ये बात खुद ही याद आ जाएगी। और ये बात भी आगे लिखी हुई है कि जब आपकी बेस्ट जजमेंट हो जाती है तो फिर एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। तो जो 120 वाली जिस दिन आप जमा कराते हैं असेसमेंट और उस दिन एज्यूम हो जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या ऐसे होते हैं बीच में बातें याद आ रही हैं, कभी इधर जा रहे हैं हम, कभी उधर जा रहे हैं, ये क्या आपको कहाँ भेजा जा रहा है आपको? अच्छा चलें जी, वापस आ जाएं। अब हम इसी सवाल पे रहेंगे। मैं इधर उधर जाने भी लगूँ ना तो आपने कहना नहीं इधर ही आ जाएं। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर के अंदर
हमने पढ़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर हमने पढ़ा था प्राइम कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। अब ये चीज़ें अगर भूली हुई हैं तो इनको ज़रा तो नहीं, पूरा ही रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, उधर ही रहने का मतलब ये तो नहीं कि न्यूमेरिकल के अंदर ही रहना है, हमने अकल भी लगानी है। अच्छा जी, जो बंदा कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा है, जो बंदा कौन सी अकाउंटिंग यूज करे, उसने कौन सा मेथड लगाना है मर्जी है, या प्राइम या, और जो बंदा एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहा है उसने कौन सा मेथड लगाना है, यानी एक्रूअल वाले के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एक्रूअल ने कौन सा मेथड लगाना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। डन। अब ये एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। द स्टॉक एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड ऑन कैश बेसिस। स्टॉक एडजस्टमेंट किन बेसिस पे हुई है, कैश बेसिस पे। अब हमें तो पता नहीं कि कैश बेसिस में तुमने प्राइम यूज किया होगा या एब्जॉर्प्शन यूज किया होगा, हमें तो पता नहीं, तुम्हारे तो पास तो चॉइस अवेलेबल थी। एंड हैज बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट, शुक्र है बता दिया। कहते हैं मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था और मैंने कौन सा मेथड चूज किया, मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था और मैंने प्राइम वाला मेथड यूज किया। ठीक है जी, ठीक है, तुमने एब्जॉर्प्शन नहीं यूज किया, कोई मसला नहीं। हाउएवर द आकाश वांट टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन अब मैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही बदलना चाहता हूं, यानी कैश से किस तरफ आना चाहता हूं, एक्रूअल की तरफ। कैश से किसकी तरफ आना चाहता हूं, एक्रूअल की तरफ। However, Akash want to change the method of accounting from cash to accrual. In this respect, following information has been gathered. ये इसने कब सोचा होगा, आकाश वांट टू चेंज, इस साल सोचा होगा या पिछले साल सोचा होगा, क्या ख्याल है आपका, पिछले साल सोचा होगा। हद होगी यार, पिछले साल की तो रिटर्न जमा करा के हुकूमत को टैक्स भी दे आए होंगे, ये इस साल सोचा होगा पिछले साल सोचा होगा, ऐसे तो ना बात करें ना। अब इसने सोचा, कब सोचा, इसी साल सोचा होगा ना, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसी साल सोचा होगा, डेटा भी सवाल का इसी साल का है, फॉर द ईयर 30 जून 2022 का डेटा है। तो इस साल इसने क्या सोचा, कहां से कहां चले जाएं, कैश से किसकी तरफ चले जाएं, एक्रूअल की तरफ। अच्छा जी, अब हमारा साल कौन सा है, 30 जून, और पिछला साल 30 जून 21। हमने हमारे साल सोचा है कि हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, कैश पिछले साल, और पिछले साल हम फॉलो कर रहे थे कैश, इस साल किस पे आ जाए, एक्रूअल पे आ जाए। डन होगी ये बात। अब आप मुझे बताएं कि पिछले साल इसको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए था, पिछले साल इसको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए था, इसकी चॉइस अवेलेबल थी इसके पास, या प्राइम करता या एब्जॉर्प्शन। तो पिछले साल इसने, सवाल बता रहे कौन सा यूज किया, प्राइम यूज किया। पिछले साल इसने कौन सा यूज किया, प्राइम यूज किया। द स्टॉक एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड ऑन कैश बेसिस। ओए होए होए, जो हमारे सवाल में एडजस्टमेंट से कहते हैं सारी ही कैश बेसिस पे हो चुकी हैं, और कैश बेसिस पे कहता है मैंने प्राइम मेथड यूज किया हुआ है। इसका मतलब है हमारे साल ये वाली एडजस्टमेंट भी किस पे हो चुकी है, प्राइम पे। अबे पिछले साल तेरा कैश था तो फिर तो प्राइम समझ आता है, लेकिन इस साल तूने कौन सा मेथड चूज कर लिया है, एक्रूअल। अब अगर तूने एक्रूअल चूज कर लिया है तो एक्रूअल चूज करने की वजह से तुझे प्राइम पे रहना चाहिए या तुझे एब्जॉर्प्शन पे आ जाना चाहिए। सवाल कह रहे the stock adjustments have been made on cash adjustments, stock closing भी होते हैं, opening भी होता है। The stock adjustments have been made on cash basis and stock is valued on prime. The stock adjustment is made on cash basis and it is on prime. तो पिछले साल के क्लोजिंग पे मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग है ना वो बनता है हमारे साल का ओपनिंग, और वो वही क्लोजिंग होता है जो पिछले साल का क्लोजिंग है, इसलिए पिछले साल के क्लोजिंग पे मुझे एतराज नहीं है। पिछले साल मेथड कौन सा था, कैश,
कैश के अंदर ऑप्शन क्या अवेलेबल थी, प्राइम या, मैंने पिछले साल कौन सा यूज किया होगा, सवाल साइलेंट है, प्राइम यूज किया होगा। इस साल भी मैंने कौन सा यूज कर दिया, प्राइम। मैंने प्राइम से किस पे जाना है, इस साल वाला क्लोजिंग छेड़ूं या पिछले साल वाला भी क्लोजिंग छेड़ूं। भाईजान इस साल आपने मेथड सिर्फ इसी साल वाला छेड़ेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग की क्लास नहीं हो रही कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी है तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी और पता नहीं क्या क्या आई है सेट, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सॉरी, कोई ऐसी बात नहीं आपने करनी कि अकाउंटिंग की क्लास हो रही है और वो टैक्स सीधा सीधा होता है। बस पिछले साल कौन सा मेथड था, कैश, तो अल्लाह का शुक्र है प्राइम मेथड अलाउड था। इस साल कौन सा मेथड है, एक्रूवल, तो आप किसकी तरफ आने, एब्जॉर्प्शन की तरफ। आकाश वांट टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश टू एक्रूवल। कब सोचा होगा चेंज करने का, पिछले साल सोचा होगा, इस साल, इस साल। अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक वाले को क्या करूं मैं, ओपनिंग स्टॉक वैसे मेरा प्राइम पे पड़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक मेरे ख्याल से मेरा प्राइम पे पड़ा होगा, क्योंकि पिछले साल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था, कैश, तो कैश में प्राइम वाला मेथड था। तो इस ओपनिंग स्टॉक को एब्जॉर्प्शन पे ले आऊं या पिछले साल मेरा मेथड ही कैश था, इसलिए भाईजान ओपनिंग स्टॉक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, ओपनिंग क्या होता है, पिछले का, और पिछले साल कौन सा मेथड था, और कैश में प्राइम और एब्जॉर्प्शन की इजाजत थी, मैं कौन सा यूज कर रहा था, तो कोई मसला ही नहीं। मसला कहां है आप बताएं, इस साल हमने सोचा है कि मेथड चेंज करें। द एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड अनलकीली ऑन कैश पे से, एडजस्टमेंट्स किस पे हो गई हैं, कैश की वजह से हमारा स्टॉक पड़ा होगा प्राइम पे, हमने किस पे लेके जाने, एब्जॉर्प्शन पे। तो अब आप मुझे बता दें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या ओपनिंग में भी। ओपनिंग में आपने इसलिए एडजस्टमेंट नहीं करनी कि पिछले साल मेथड कौन सा था, कैश, तो कैश मेथड में प्राइम अलाउड था, तो प्राइम पे हुआ हुआ नो प्रॉब्लम। इस साल किसकी तरफ स्विच कर गए हैं, एक्रूवल। एक्रूवल में चॉइस अवेलेबल है या प्राइम या एब्जॉर्प्शन, चॉइस अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, सिर्फ क्या अवेलेबल है, एब्जॉर्प्शन। द स्टॉक एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड ऑन प्राइम लिखा हुआ सवाल में, तो सिर्फ क्लोजिंग को ना प्राइम से उठा के किस पे ले आए, एब्जॉर्प्शन पे ले आए। नो प्रॉब्लम इन ओपनिंग, नो प्रॉब्लम इन ओपनिंग, क्लोजिंग में प्रॉब्लम है। जल्दी करें, तो सिर्फ कौन सा स्टॉक छेड़ेंगे अब, क्लोजिंग। ओके, ओपनिंग को छेड़ने की क्यों जरूरत नहीं है, पिछले साल कौन सा मेथड था, कैश में क्या अलाउड था, प्राइम, तो प्राइम पे हो गया, और हम पिछले साल का क्लोजिंग ही अगले साल का ओपनिंग बनता है, इसलिए ओपनिंग में भी कोई मसला नहीं। ओपनिंग को नहीं जबरदस्ती एक रोल पे लाने की जरूरत, क्योंकि ओपनिंग होता है पिछले साल का क्लोजिंग। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, 7 से 8 पे लेके जाना है या 8 से 7 पे, ये रॉन्ग है, ये ओरिजिनल है। तो 7 से 8 पे जाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जिन्होंने पार्ट ए लिया लेक्चर का उनको मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट को मैं बढ़ाने लगा हूं। पार्ट ए में देख लीजिएगा लॉजिक, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बोले बढ़ जाता है। ऐड क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा, 1000 से, क्योंकि वो रुपीज इन मिलियन है ना, ये रुपीज इन मिलियन है, और हम सवाल किस में कर रहे हैं, रुपीज इन 1000 में। डन। चलें जी, अगली एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ इंक्लूड
अच्छा, वैसे सवाल को करने का तरीका क्या है? प्रॉफिट से चले तो नॉट अलाउड को ऐड करना होता है, और अगर सेल से चलें तो अलाउड को माइनस करना होता है। सेल से कब चलेंगे? जब प्रॉफिट अवेलेबल ना हो, जैसे पार्ट ए में हमने सवाल किया। अच्छा, अभी तो हम प्रॉफिट से ही चल रहे हैं या लॉस से, जो भी सवाल में अवेलेबल है। कमीशन ऑफ 2.5 million was paid to a distributor, Liaquat Bashir, on sale of PJC's products of 50 million. These products are covered in third schedule of the Sales Tax Act 1990. Name of Liaquat Bashir is not appearing in the active taxpayer list under the Income Tax Ordinance 2008. तो वो जो हमने सेक्शन 21 में पढ़ा हुआ था वो रिवाइज कर लेते हैं। किधर है सेक्शन 21? असल में ये क्लास में ना सिर्फ एक दफ़ा न्यूमेरिकली हुआ था, तो जो चीज़ एक दफ़ा न्यूमेरिकली हुई है वो बंदे को भूली होती है, तो बैड डेट रिकवरी की एडजस्टमेंट होती है, फिर शायद आपको याद आ जाती है, ओ ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो चीज़ें बार बार हुई होती हैं वो याद रहती हैं, जो एक दफ़ा हुई होती हैं वो भूली होती हैं। तो पेज 135 135 से कौन सा है? 133 हमने एक सवाल किया था जी कि तैमूर इज सेलिंग जूस प्रोडक्ट्स, सेल है उसकी 5000, कमीशन है 15। तो हमने कहा था अगर कमीशन सेल के 0.2% से बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में आपने उसको नॉट अलाउ कर देना है, लेकिन अगर वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में बंदा आ रहा है जिसको आपने कमीशन दिया, फिर आपने पूरा अलाउ कर देना है। तो फिर हम सेल से चले थे, प्रॉफिट से नहीं शायद चले थे इस न्यूमेरिकल में, हाँ सेल से ही चले थे। सेल से चले थे, सेल से चलते हुए हमने अलाउड खर्चे माइनस कर दिए थे। एक्चुअल कमीशन कितना था? 15%। मैंने कहा था अलाउड होगा लोअर ऑफ, अलाउड क्या होगा? लोअर ऑफ। कुछ में नॉट अलाउड देखना होता है लोअर ऑफ करके, या कुछ में अलाउड देखना होता है लोअर ऑफ करके, ठीक है। इसमें अलाउड देखना है क्या करके? लोअर ऑफ करके। कैसे लोअर ऑफ किया था? सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सेल पकड़ी थी और 15 सवाल में गिवन था, 15 को पकड़ा था, 15 को पकड़ के एज इट इज लिख दिया था, और सेल को पकड़ के कितने परसेंट लगाया था? 0.2%। तो 15 और 10 में से लोअर, तो अलाउड इज 10। डन। अब इस सवाल में आए, अब आप मुझे बताएं व्हाट इज अलाउड। वर्किंग 1.1 में करता हूं, वर्किंग 1.1 वर्किंग 1.1 कमीशन अलाउड, अलाउड लोअर ऑफ जी कितना देख के आए? लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। ये जो 0.2% ऑफ सेल होते हैं ना, इसका मतलब होता है 0.002 से मल्टीप्लाई करते हैं, या कैलकुलेटर पे 0.2% ऑफ सेल लिखते हैं। 0.2 या 0.02? 0.2%। 0.2 का मतलब होता है 0.002 जी। एक्चुअल कमीशन बोले 2.5, 2.5 को लिख लूं 2500, लिख लो 2500 रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूं ना मैं, और 0.2% ऑफ सेल, 0.2% ऑफ सेल को लिख लूं 50 मिलियन को 50,000 जी 100। अब मुझे बताएं व्हाट इज अलाउड? 100। एंड सबर 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 सबर, व्हाट इज टोटल? टोटल खर्चा तो ये है ना, व्हाट इज टोटल? अब सेल से चलते हुए क्या करना है? नॉट अलाउड को, नॉट अलाउड कमीशन को ऐड कर देना है। व्हाट इज टोटल, व्हाट इज अलाउड, एंड द डिफरेंस इज नॉट अलाउड। उधर में सेल से चला था, जो किताब में आपको दिखाया, इधर मैं किससे चल रहा हूं? व्हाट इज टोटल खर्चा एज पर सवाल ऑफ कमीशन। आउट ऑफ दिस हाउ मच इज अलाउड, I need working. Out of this, how much is allowed? I need working. From working, I have worked out that so is being lower, allowed. If so is allowed, then the remaining is. This is from question. Question से मैंने 2500 ले लिया. Allowed कितना हो गया? So allowed मैंने कहाँ निकाला पेपर में? Working 1.1. तो not allowed 24. तो यार ये बड़ा बेसिक रूल है, याद रखिएगा। अगर सेल से चल रहे हैं, सेल से चलते तो 100 माइनस करते, सेल से चलते तो 100 माइनस करते, 100 को क्या कहते हैं? अलाउड।
और अगर प्रॉफिट से चल रहे हैं नॉट अलाउड ऐड करेंगे। नॉट अलाउड का फॉर्मूला कैसा था? फॉर्मूला अजीब सा था। फॉर्मूला मुझे अलाउड दे रहा था और मुझे क्या चाहिए था, तो कैसे निकालूं फिर? टोटल में से अगर अलाउड माइनस कर दूं तो नॉट अलाउड बाहर आ जाए। ये नोट करें पहले, फिर मैं वर्किंग 1.1 का टाइम देता हूं नोट करने का। अच्छा इधर देखें भाई, जहां हो ना नॉट अलाउड लोअर ऑफ, इधर तो अलाउड लोअर ऑफ करके है ना, जहां लॉ में एक दो जगह आपको मिलेगा नॉट अलाउड लोअर ऑफ, तो जहां नॉट अलाउड लोअर ऑफ हो वो तो डायरेक्टली नॉट अलाउड दे देगा। ये क्या लिखा हुआ था? अलाउड। तो अलाउड जब लोअर है तो फिर मुझे तो अलाउड चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? टोटल में से अलाउड माइनस कर दिया मैंने नॉट। इट इज वर्कड आउट, ये मैंने वर्कआउट किया, ये नोट कर लो। चलें जी नेक्स्ट, कर लिया नोट। अच्छा मैंने आपको मना किया था कि मुझे इधर उधर नहीं जाने देना, लेकिन मैं इधर उधर जा रहा हूँ। असल में देखें सवाल जो है ना पेपर में, वो वैसे तो आपने प्रॉफिट से ही शुरू करना है न्यूमेरिकल। सेल लेस खर्चे, लेस खर्चे, रिपेयर, पेनल्टी टू गवर्नमेंट और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, रिपेयर 10 रुपये, पेनल्टी 2 रुपये, एडवर्टाइजमेंट 1 रुपये, प्रॉफिट 7। अब अगर आपने सवाल सॉल्व करना है, सॉल्यूशन, मैंने तो कहा हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कितने? 87। ऐड क्या कर दें? नॉट अलाउड, क्या? पेनल्टी, कितना? 2। जवाब क्या आ गया? 89। लेकिन अगर आप सेल से चलें तो भी तो सॉल्व हो सकते हैं। सेल 100 लेस, नाम लिख दूं या चलेगा गुजारा इस तरह? चलेगा गुजारा इस तरह? 10 और 1। सेल से चलें या प्रॉफिट से चलें? जवाब तो क्या आएगा? सेल से चलेंगे तो क्या करने? अलाउड माइनस करने। प्रॉफिट से चलें तो यार आपको आज एक बात मैं बता दूं, सवाल एक और तरह से भी आता है। सवाल एक और तरह से भी आता है। वो कैसे आता है? पुत्र ओ पुत्र 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 बबलिंग ना कर, इतने वेख जरा। सेल 100, सेल 100, खर्चे 13, 10 जमा 2 जमा 1 13, इस तरह भी सवाल आ जाता है। प्रॉफिट 87, खर्चे इंक्लूड, खर्चे इंक्लूड, पेनल्टी 2, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर के बारे में बताया नहीं उसने, एडवर्टाइजमेंट 1। अब ये वाला अगर मैं सेल से चलाऊं, आपको ये सेल से चला के दिखाऊं, तो सेल से कैसे चलेगा? बोलो 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 बोले, सेल कितनी? 100, खर्चे टोटल 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 माइनस नॉट अलाउड, माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू
आ जाके खोती 89 पे। इस तरह भी सवाल आता है ना। तो कई दफा खर्चे उसने अलग अलग नहीं दिए होते। इन दोनों सवालों में क्या फर्क है? मैंने खर्चे अलग अलग दिए हुए हैं, इसमें खर्चे मैंने सारे, आपको पता है अक्सर सवाल तो इस तरह के होते हैं पेपर में। और अगर इसमें आप प्रॉफिट से चलें, इसमें प्रॉफिट से चलें तो कितना 87 ऐड 2 जवाब। तो वाओ यू गाइस नो द खोती इज खोती। तो ये डिपेंड करता है अब न्यूमेरिकल के डाटा के ऊपर। तो न्यूमेरिकल का डाटा दो तरह से आता है। ये तस्वीर ही खींचने का टाइम दिया जाएगा ऑब्वियसली, या घर जाके यूट्यूब के ऊपर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम। लेक्चर पार्ट बी में तकरीबन 40 मिनट्स के करीब ये स्क्रीनशॉट होगा, 40। असूली तौर पे हमने न्यूमेरिकल वैसे हमेशा कहां से शुरू करना है? प्रॉफिट से। व्हाट इज दिस? नॉट अलाउड। 2 रुपए चुपे हमारे बंदा यार हाथ दोगी। व्हाट इज दिस? नॉट अलाउड। व्हाट इज दिस? टोटल। व्हाट इज दिस? अलाउड। व्हाट इज दिस? प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड करना है। व्हाट इज दिस? टोटल। टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। मेरे ख्याल से वो वाला डाटा ज्यादा आसान होता है सवाल में। 100 रुपए में से बस 10 रुपए और 1 रुपए माइनस कर दो। इधर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। टोटल माइनस, डन हो गया जी। अच्छा भाई कह रहे हैं पेपर मैं देखे आया हूं, नीचे वाला आता है टेस्ट कॉलेज के। हद होगी यार। अच्छा अब आप लोगों ने इधर उधर नहीं जाने देना। दूसरा बुलेट मारें जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्योंकि हम बैठे रहे तो इतवार तक भी बैठे रहेंगे हम। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी है जी? 730। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जिसके साथ लिखा हो ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, बस इसको तो उल्टाना है। कितनी पड़ी है प्रोविजन? 735। भाई जिन प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करने की इजाजत नहीं, बल्कि एक्चुअल बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। प्रोविजन माइनस करने की इजाजत नहीं, एक्चुअल बैड डेट माइनस करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 735। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग नंबर 1.2, 3 कर लो 2 कर लो, वो कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 735। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज 1100 एंड 1435। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कितना आता है? क्रेडिट साइड पे कितना? 1100। क्लोजिंग ओके ऑफ कर दो साला मोड जरा। ओके अच्छा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट मैं बना रहा हूं। ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन 1435। अच्छा अगली लाइन नहीं पढ़नी आपने, ये वाली लाइन नहीं पढ़नी आपने। ये कहां डालूं? एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर बैड डेट। एक्सपेंसेस में 735 पड़ा है। किसी को पता हो इस अकाउंट में एक्सपेंसेस किधर आते हैं? एक्सपेंसेस, अगर कभी भी जिंदगी में आपको पता ना चल रहा हो इस अकाउंट में खर्चे किस साइड पे आते हैं, तो एंट्री कर लीजिएगा खर्चे किस साइड पे आते हैं। भूल गया हो तो खर्चा डेबिट, तो ये वाला अकाउंट क्रेडिट। तो खर्चे इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आते हैं। इसको एक्सपेंसेस भी कहते हैं कुछ लोग इसको P&L भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको बैड डेट एक्सपेंस भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको खाली एक्सपेंस का लफ्ज बोल रहा हूं। खर्चों में पड़ा है अंदाजा,
अंदाजा टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे। जी कितना 735। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इस अकाउंट में खर्चे इधर आते हैं और जो लोग एक्चुअली पैसे लेके भागे हो ना वो इधर आता है। असल में ना वो वजह पता है क्या, वो जो एक्चुअली लोग पैसे लेके भागे हैं वो इधर इसलिए आते हैं कि इस अकाउंट के डेबिट पे आ जाता है और डेटर अकाउंट की क्रेडिट पे आ जाती है वो फिगर, तो वहां से पता चल जाता है कितने लोग एक्चुअली पैसा लेके भागे। तो याद रखिएगा ये वाली साइड होगी जो टैक्स वाले एक्चुअली पैसे लोग लेके भागे हैं, जो एक्चुअली लोग पैसे लेके भागे हैं। बैलेंसिंग 400, इसका मतलब है हमें 400 की डज पड़ी है इस साल, 400 रुपए लोग लेके भागे हैं हमारे। डन, नोट कर लें। अगली लाइन नहीं पढ़नी। अब ये भाईजान क्या है यार, इसको ना इस तरह समझें, कोई ये अकाउंटिंग डेफिसिएंट टाइप चीज है, ये टैक्स डेफिसिएंट टाइप चीज है, यानी इसको टैक्स वाले कहेंगे माइनस ना करो, इसकी जगह ना एक्चुअल जो लोग पैसे लेके भागे हैं वो माइनस कर लो। और अगले साल ये जो 1435 हैं इनमें से भी कुछ एक्चुअल पैसे लेके भाग जाएंगे तो अगले साल टैक्स वाले उसको माइनस करने देंगे। तो इसको समझे अकाउंटिंग डेफिसिएंट टाइप चीज, ये टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे। इसको समझे टैक्स डेफिसिएंट टाइप चीज, ये टैक्स वाले माइनस करने देंगे। तो ये क्या हो गए, नॉट अलाउड, जिनको मैंने ऐड कर दिया है, ये नॉट अलाउड टाइप चीज है और ये अलाउड टाइप चीज है। डन। लेकिन यार एक और मसला है, अभी तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐड कर दिया ये, आगे पता नहीं कितनी जगह ऐड के लिए चाहिए, और लेस कर दिया एक्चुअल बैड डेट। तो आज तक ना असल में क्लास में जितने सवाल दिए होते थे उसमें दो एडजस्टमेंट्स दी होती थी। एक एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो हमने ऐड कर दी थी। एक दफा एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक, उसको भी हमने ऐड कर दिया था, क्योंकि प्रोविजन होता है अंदाजा, टैक्स वाले प्रोविजन को माइनस नहीं करने देते, तो ऐड करके इजी मार्क्स तो पेपर में ले लेने हैं फौरन। लेकिन जो माइनस करना है ना आपने, वो राइट ऑफ माइनस करना है, जो एक्चुअली लोग पैसा लेके भागे। तो बैड डेट एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ, वो माइनस करना है। लेकिन अनलकीली एक्चुअल बैड डेट राइट ऑफ करने में भी कुछ शराइत हैं। ये हमारे नॉर्मल डेटर होने चाहिए, जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं उनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। ये सिर्फ वो वाले डेटर होने चाहिए जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं उनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं, कि हमने कोई चीजें उधार पे बेची, वो बंदा पैसे लेके भाग गया, तो वो वाले सिर्फ माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियसली इनकम में गए होते हैं, तो पास में इनकम में गए होते हैं, अब बैड डेट में चले जाते हैं। लेकिन इस सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड। हमने कहा बैड डेट रिटर्न ऑफ तो तुमने मुझे ऊपर दिए ही नहीं, ऊपर वाली दो लाइनों में दिए ही नहीं। कहते हैं वो खुद निकालो, वो हमने निकाल लिए, वो 400। अब असल में बताना चाह रहे हैं 400 इंक्लूड अ लोन ऑफ 285 प्रोवाइडेड टू, जब इसको लोन दिया होगा तो लोन इनकम में डाला होगा या लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री की होगी? सोचे जब किसी को लोन दिया होगा तो लोन देते हुए क्या एंट्री की होगी? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो इज इट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम? नहीं। अब मैं वो सेक्शन 29 आपको खोल के दिखाना नहीं चाह रहा, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। सेक्शन 29 के अंदर हमने ये सारी डिस्कशन की थी। क्या कि बैड डेट माइनस करने की क्या शराइत हैं? उसमें हमने पढ़ा था कि बैड डेट माइनस करने के लिए ये शर्त है, 3 सिनेरियो बनाए थे। उसमें हमने कहा था जो लोन रिसीवेबल्स हैं इनको बैड डेट में माइनस करने की इजाजत नहीं है, और जो नॉर्मल डेटर सेल है उसको बैड डेट में माइनस करने की इजाजत है। तो ये अगर आपको शायद याद हो। अब बता दें इस 400 में क्या मसला है। ये 400 मेरा दिल तो चाह रहा था माइनस करने का, लेकिन इस 400 में भी एक मसला निकल आया। कुछ बैड डेट एक्चुअल वाले ऐसे हैं जिनमें मसला है। क्या मसला है? कि वो लोन वाले हैं, तो लोन वाले बैड डेट माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी बैड डेट माइनस कर लें। तो ये तो एक अलग सी एडजस्टमेंट थी। 400 माइनस 280, तो क्या जवाब आ गया? 125। अच्छा इसमें भाई देखें, अब कुछ लोग क्या करेंगे,
शायद एग्जामिनर ने इसके डेढ़ नंबर रखे हों, डेढ़ 1.5, तो कुछ लोग 735 ऐड कराएंगे और 400 माइनस कराएंगे, उनको एक नंबर मिल जाएगा। कुछ लोग 735 ऐड करके 400 माइनस 285 करके 115 माइनस करेंगे, उनको डेढ़ नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो खाली 400 भी माइनस करेगा उसे भी मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए जो एडजस्टमेंट से जो समझ आ रहा है ना वो करना जरूर है पेपर में, छोड़ के नहीं आना। इन द एंड आपके जहन में आ रहा होगा या इस एडजस्टमेंट का कुछ करना है या नहीं करना। अगर कुछ करना हुआ तो कराइएगा उसका वो, अगर ना करना हुआ तो उस एडजस्टमेंट की अंग्रेजी कॉपी पेस्ट करके डैश डाल आइएगा आगे, ताकि आपको अगर वो उसका कुछ नहीं करना था तो उसके मार्क्स तो मिल जाए ना। तो इसलिए एडजस्टमेंट छोड़ के नहीं आना कोई भी, या जो समझ आ रहा है वो करना है, वरना डैश डाल के लिख के आना है। क्लियर? चलें जी, अदर इनकम इंक्लूड। अदर इनकम में पड़ा है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6 मिलियन, इसको निकालें। जो पढ़ा हो ना उसको पहले निकाला करें, इजी मार्क्स लिया करें। अदर इनकम में कोई इंश्योरेंस क्लेम पड़ा है, यानी कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए हैं या मांगे हैं, जो भी है, 6000 होगा यार ये। असल में ना ये देखा ना, ये 6 मिलियन है और ये रुपीज में था, ये रुपीज में था, इसलिए 6000 होगा। इंश्योरेंस क्लेम माइनस करते हैं। भाईजान दोनों डस्टर ले लिया आपने, एक अपने पेज के साइड पे रखा हुआ है, एक इस साइड पे। आप भी कर लो, ये वाली देता हूँ आपको डस्टर, ये लो कर लो यशी। अच्छा, अदर इनकम इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6000, इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बीवी। इत्तफाकन अकाउंटिंग वालों की बीवी भी आजकल 6 मिलियन है, ठीक है। इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बीवी, अकाउंटिंग बीवी भी इतनी है, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग बीवी भी इतनी है और इंश्योरेंस क्लेम की रिकवरी भी इतनी है। यार कोई एसेट वगैरह डिस्ट्रॉय हुआ है, कोई एसेट वगैरह डिस्ट्रॉय हुआ है, उससे इंश्योरेंस वालों ने पैसे दिए हैं 6 और अकाउंटिंग बीवी भी इतनी है। तो अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं अकाउंटिंग वालों का, अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं अकाउंटिंग वालों का, तो अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू कितनी है? 6000। और इंश्योरेंस क्लेम से कितना कैसा आया? तो अकाउंटिंग गेन लॉस 0। तो कितना अकाउंटिंग गेन लॉस रिवर्स करना है? 0। बस अकाउंटिंग गेन लॉस आप रिवर्स कर देंगे। कितना अकाउंटिंग गेन लॉस? 0। तो इस लाइन का शायद ये मतलब था कि अकाउंटिंग गेन लॉस सवाल में नहीं है। अगर ये आपको चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने अकाउंटिंग गेन लॉस क्यों 0 निकाला है, तो हम क्लास में ऐसे भी करते होते थे। अकाउंटिंग गेन लॉस, कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितनी? 6000 लेस अकाउंटिंग वालों की बीवी, अकाउंटिंग वालों की बीवी कितनी? 6000। तो जवाब 0। तो अकाउंटिंग गेन लॉस इज 0। दोनों में से जो आपको पसंद आई है वो नोट कर लें। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस 0 है। हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी के अलावा एसेट का कुछ स्क्रैप बिकता और उसका 1000 रुपया और आ जाता, तो फिर कैश में 6000 डालते 7000 डालते? 7000। फिर शायद अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस आ जाता। ओके, आ जाओ इधर। तो अकाउंटिंग गेन लॉस डालने की जरूरत नहीं है। रिसीव्ड ऑन 8 नवंबर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल व्हिच वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय आग। अंदर ही अंदर व्हीकल के आग लगी और उसके बाद बस आग ही नजर आई, बस व्हीकल तो नजर नहीं आई। फुल स्टॉप। द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल बिफोर हादसा was 10 million and 5 million. Cost and fair market value. This vehicle was purchased on
यकम अक्टूबर 2019। तो बस ये अब टैक्स वालों का गेन लॉस निकालना है। टैक्स वालों भाईजान जिस वक्त कोई ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो फिर आपने उसकी फेयर वैल्यू नहीं देखनी। ये हमने सेक्शन 77 में पढ़ा था। सर ये सब कुछ हम नहीं पढ़ा हुआ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये हमने सेक्शन 77 में पढ़ा था। जब कोई एसेट वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो उसमें फिर आप लोगों ने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी होती, बल्कि सेक्शन 77 कहता था वेयर एन एसेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड द कंसिडरेशन शैल इंक्लूड द इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसे आए या सेटलमेंट के कोर्ट का फैसला। तो कंसिडरेशन में ये पैसे होंगे बस, इसलिए फेयर वैल्यू मैंने इग्नोर कर दी। अच्छा पीछे क्या रह गया? टैक्स वालों का क्या निकालना है जी? गेन और लॉस। तो मेरे ख्याल से टैक्स वालों की बीवी गिवन नहीं है, टैक्स वालों की बीवी निकाल लेते हैं। कॉस्ट अल्लाह का शुक्र है गिवन है, कॉस्ट को पकड़ते हैं, टैक्स वालों की बीवी निकालते हैं और टैक्स वालों की बीवी निकाल के फिर कंसिडरेशन से कंपेयर करेंगे और कंसिडरेशन से कंपेयर करके गेन लॉस निकाल लें। तो वर्किंग नंबर 1.3 हो गई है और तरीका है 1.3। इसको मैंने वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया था, देना चाहते हैं आप दे सकते थे। 1.3 क्या निकालना है जी? टैक्स वालों का गेन और लॉस। टैक्स वालों का गेन और लॉस। टैक्स वालों का गेन लॉस मुझे बताएं जी। कॉन्सिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV। टैक्स वालों की WDV को मैं वर्कआउट करता हूं वर्किंग में, वर्किंग 1.4 वर्किंग 1.4। अच्छा जी कॉस्ट बताएं एसेट की। 10 मिलियन 10,000। पॉज करना जरा। अच्छा जी तो कॉस्ट एसेट की बताएं कितनी है जी? 10 मिलियन। और मुझे डेट ऑफ परचेज बताएं। डेट ऑफ परचेज परचेज यकम अक्टूबर 2019। यकम अक्टूबर 2019। अच्छा भाईजान गाड़ी के बारे में एक प्रोविजन पड़ी हुई है, अगर किसी को याद हो, अगर गाड़ी 25 लाख से ज्यादा हो तो गाड़ी की कॉस्ट को किस पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? 25 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मुझे बताएं क्या ये कॉस्ट 25 लाख से ज्यादा है? तो अब आप मुझे बता दें इस कॉस्ट को लेके मैं WDV निकालूं या 25 लाख को लेके? 25 लाख। इसको काटें, इसको काट के क्या लिखेंगे जी? 25 लाख। अगला सवाल, नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान, सोचें सोचें। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज, नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना और बेचने के साल में डेप्रीशिएट ही नहीं करना। 50% फैक्टर तो दूर की बात, बेचने के साल में डेप्रीशिएट ही नहीं करना। चले जी लेट स्टार्ट। पहले किस साल का डेफिनेशन निकाल लूं? 30 जून 20। तो बता दें रेट बता लेंगे ना, खुद ही याद है। रेट कितने परसेंट है? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। 9/12 कहां से कर दिया यार, इसने पागल है ये। खरीदने के साल में कोई फैक्टर लगाना ही नहीं। 370 यार, इसको इस तरह ना कर लें, आसान हो जाएगा ना। 375। अच्छा जी बीवी बताएं। 2125, बड़ी जल्दी तो नहीं बताई। अच्छा लेस डेप्रीसिएशन 30 जून 2021, दोबारा 15% लगाएं। 319। बीवी उसी को बताने दी, बीवी बताएं आप। ये बीवी किस दिन की है? 1806 30 जून 21 की है कितनी बीवी? मैंने 30 जून 22 के साल में डेप्रीशिएट क्यों नहीं किया? पुराने पाकिस्तान में खरीदा हुआ है तो बेचने के साल में डेप्रीशिएट। अगर मैंने डेप्रीशिएट भी नहीं किया तो फिर इसका मतलब है टैक्स डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करने की भी जरूरत, वरना तो टैक्स डेप्रीसिएशन भी निकलती हमारे साल की और वो फेस पे जाके माइनस भी होती। तो इसलिए उस चक्कर में से भी अवॉइड हो गए। नो डेप्स इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, अगर पुराने पाकिस्तान में खरीदा हुआ है। बीवी निकल आई। बीवी को 1806 इधर ले जाओ,
1806। गेन लॉस निकाल लें। गाड़ी 25 लाख से महंगी है, गेन लॉस निकाल लें सोच से। ए इंटू बी ओवर सी। देखें जरा कैसे होता था ए इंटू बी ओवर सी, उसमें देखा है ए इंटू बी ओवर सी, सही काम लगाया हुआ है आपने। ए इंटू बी ओवर सी, पेज 139। याद आ रही है ना ये बातें? याद कराने से याद आ रही है ना? अभी शायद रिवाइज ना की, लेकिन याद तो आ रही है ना? अच्छा, वेयर ए इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, बी इज 25 लाख एंड सी इज द एक्चुअल कॉस्ट। बताएं जी ए इंटू बी ओवर सी कैसे करेंगे? ए इज द अमाउंट रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे आए हैं? 6000। बी इज द 25 लाख एंड सी इज एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज दैट? एक्चुअल कॉस्ट 10 मिलियन। जी बताएं। 1500। गेन आ गया लॉस? 306। इसको क्या कर लूं? ऐड लेस। अकाउंटिंग वाला तो गेन लॉस था नहीं, लेस किसका लॉस? टैक्स वालों का लॉस। जी बोलें। 306। चलें जी, नोट कर लें। अच्छा, आ व्हीकल है या व्हीकल्स लिखा हुआ है? कहीं व्हीकल्स ना लिखा हो। आ व्हीकल है तो आ व्हीकल तो फिर 25 लाख से ऊपर खरीदने की इजाजत नहीं है आपको। और अगर 25 लाख से सस्ती होती तो क्या करते? फिर एज इट इज, यानी कि 2500 की बजाय 2400 की होती तो बस फिर तो कुछ भी नहीं करते, फिर तो 2400 को एज इट इज करते और जो फिक्र आती यहाँ माइनस कर देते। फिर तो 6000 को भी एज इट इज यहाँ लिख लेना था, फिर तो 6000 को भी छेड़ने की जरूरत नहीं। चलें जी, आ गया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज़ें ओवर हो गई, अब आसान चीज़ें सारी नीचे पड़ी हैं। ये बता दें कि साइड की इनकम, अदर इनकम इंक्लूड रेंट ऑफ 21.6, आकाश लीज्ड फैक्ट्री बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लीज अलोंग विद प्लांट, तो इनकम फ्रॉम। पहले इजी मार्क्स तो गेन करें ना, अभी हमने बिजनेस की हेडिंग दे दी हुई है, इजी मार्क्स गेन करें क्या? अदर इनकम इंक्लूड, तो इजी मार्क्स गेन करें। अदर इनकम इंक्लूड 21, इसको जरा निकालें पर अदर इनकम से, लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पड़ी हुई है ना इसमें, कितनी? अच्छा, निकालते हुए ये नहीं सोचना कि ये फिगर सही है या गलत है, बस निकाल देना है इनको, और जब मेन पे निकाल दोबारा इसको कैलकुलेट करना है हमने, तो फिर हम टैक्स रूल्स लगाएंगे। निकालते हुए बस निकाल देना चुप करके। निकालते हुए बंदा बोल रहा हो तो आपने नहीं सोचना, बस निकाल के बाहर जाके देखना है फिर क्या बोल रहा था, तो निकालें उसको एक दफा। निकाल दिया। अब देखें क्या मसला है इसको। रेंट ऑफ 21.6 मिलियन ऑन यकम जुलाई। अच्छा, कोई नोट करे? ले आओ यार इधर, इधर से इधर करें नोट, करें हिम्मत नोट करने की। चलें, ऑन यकम जुलाई 2021 साल के पहले दिन आकाश ने अपनी आकाशियत दिखाई और लीज वन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। तो ये कौन सा हेड बना फिर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एट अ मंथली रेंटल ऑफ पेबल इन एडवांस। पेबल इन एडवांस का मतलब होता है जुलाई का किराया यकम जुलाई को मिलेगा, अगस्त का किराया यकम अगस्त को मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस 12 महीने का किराया इनकम में डालना है, बस 12 महीने का किराया इनकम में डालना है। सिर्फ सैलरी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो रिसीव्ड बेस पे टैक्स होती है, बाकी चीज़ें एक्रूवल पे भी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। बाकी सारे हेड्स सिर्फ सैलरी रिसीव्ड बेस पे है। तो 1.8 मिलियन इसको साथ ही कर देते हैं ना, अदर सोर्स की हेडिंग खोल के इसको साथ ही कर देते हैं।
एक दो लाइनें छोड़ दें कोई एडलेस वाली चीजें अगर खूब बकाया हैं तो इसको साथ ही खत्म करें। वर्किंग नंबर कौन सी? 2। नहीं आप वर्किंग नंबर 2 यार प्रॉपर हम 1 पॉइंट हाथ दो भी 1 पॉइंट वो मैं बिजनेस के अंदर खोल रहा था। वर्किंग 1.2 नहीं 2 ग्रॉस 1800 जरा 12 कर देना। मंथली है ना सालाना है मंथली है? मंथली है सालाना है? मंथली है। 1.8 या 1800? 216। चलो आखिरी क्लास है राउंडिंग को तो सेट करना आ गया ना मैं। अच्छा भाई ना प्रॉपर अब सेक्शन 15A खोलूं या सेक्शन 40? सेक्शन 15A में जाके देखूं कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है या सेक्शन 40 में जाके देखूं कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? भाईजान अगर तो ये इनकम हम प्रॉपर्टी है ना तो फिर तो मैं खोलूंगा सेक्शन 15A और सेक्शन 15A में जाके देखूंगा कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। सेक्शन 15A जिसमें रिपेयर अलाउंस वगैरह 1/5 और वो माइनस करने की इजाजत है। तो ये सेक्शन 15A है प्रॉपर्टी के चैप्टर पे 212 सफ़े पे। लेकिन अगर मैं इसको मानता हूं कि ये अदर सोर्स है तो फिर मुझे प्रॉपर्टी का चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं है, फिर मैं अदर सोर्स में जाऊंगा। आप लोग साथ चलेंगे मेरे? नो। तो अदर सोर्स के चैप्टर में लिखा हुआ है इन कंप्यूटिंग अदर सोर्स रिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस। सारे खर्चे माइनस करने की जाते हैं, यहां रिपेयर पूरी माइनस करने की जाते हैं, जो मर्जी खर्चे आप माइनस कर लें, एनी हर किस्म का खर्चा माइनस कर लें। ये सेक्शन 40 पेज 246 पे। और इसमें यहां तक भी इजाजत है कि अगर आपने बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दी हुई है तो इसकी डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस भी माइनस करने की इजाजत है। किधर है सवाल? चलें जी। द बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 85 मिलियन ऑन 16 अगस्त 2019 whereas second hand locally purchased plant was installed at a cost of 34 million। तो इनकी डेप्रिसिएशंस निकाल लें, इनकी डेप्रिसिएशंस निकाल लें। द बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 85 मिलियन ऑन 16 अगस्त 2019 whereas second hand plant was installed at a cost of 34 million ऑन 1 जुलाई 2021। तो बिल्डिंग 16 अगस्त 2019 को हमने खरीदी थी, तो फिर 30 जून 2020 तक 30 जून 2020 तक 1 साल डेप्रिशिएट होगी। तो मैंने पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूं इधर या सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूं? सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूं। तो बिल्डिंग पिछले साल खरीद ली हुई है लेकिन किराए पे कब दी है? इस साल। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग पिछले साल यूज नहीं होगी तो डेप्रिशिएट ना करें। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग खरीद ली होगी, उसमें प्लांट वगैरह इंस्टॉल करने में, बंदों को एम्प्लॉय करने में बड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को सेटअप करने में। तो इसलिए बिल्डिंग किस साल डेप्रिशिएट हो चुकी होगी? पिछले साल। उसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे किस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है? इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। इस साल की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की मुझे निकलवाएं जी। लेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। वो अगर थोड़ा सा लंबा काम करना है तो लंबा सा काम कर लें। वर्किंग 2.1 पिछले साल कितने की खरीदी थी बिल्डिंग? मैं देख लेता हूं पिछले साल कितने की खरीदी थी। डेट ऑफ परचेज 16 अगस्त 19। डेट ऑफ परचेज लिख लिया करें, आगे काम बड़ा आसान हो जाता है। 16 अगस्त 19 कितने की? 85,000 बनेगा। अच्छा जी, इसको सबसे पहले मैंने डेप्रिशिएट किया होगा मेरे ख्याल से 30 जून 20 को, और ये 1 जुलाई 20 से पहले खरीदी है तो पुराना पाकिस्तान। जी बोलें जल्दी 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 जल्दी। बिल्डिंग के लिए 50% फैक्टर नहीं लगाना। 8500 कितना? बल्कि 1 साल और भी डेप्रिशिएट होगी ना यार, 1 साल और भी डेप्रिशिएट होगी क्योंकि हमारा साल मेरे ख्याल से 30 जून 22 वाला है। तो एक दफा और डेप्रिशिएट करें। 30 जून 22 कहां से यार? दो साल की कटी डेप्रिसिएशन निकालने लगे हो। नाश्ता नहीं किया हुआ आज? 76 कोई मसला नहीं, कोई इकट्ठे आप लोग जाइएगा जहां भी जाना है जी। 688 इसको फिर डेप्रिशिएट करें हमारे साल। बेचा तो है ही नहीं, बेचने के साल में डेप्रिशिएट कहां से है ही नहीं, तो किराए पे दे दिया मैंने। तो वो तो बेचने के साल में कुछ नो डेप्रिसिएशन होती है ना, तो बेचा तो है ही नहीं। 688
5। अच्छा चलो छोड़ दो। अच्छा भाई जी ना बीवी की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अब बीवी की जरूरत नहीं है। क्या करना है बीवी को? अगले साल दोबारा डेप्रिशिएट करना है, क्या फायदा होगा? तो नो नीड ऑफ बीवी। डेप्रिशिएशन बता दें 6885। पुराने सालों के डेप्रिशिएशन भी इस साल माइनस कर दें या इस साल सिर्फ हमारे साल के डेप्रिशिएशन माइनस करें? अफान आप बोल नहीं रहे, पुराने सालों के डेप्रिशिएशन भी इस साल माइनस कर दें या सिर्फ इस साल का डेप्रिशिएशन माइनस करें? जी तो सिर्फ हमारे साल की डेप्रिशिएशन माइनस करनी है 6885। आगे बता देंगे किसकी डेप्रिशिएशन है? प्लांट देख लें नया या सेकंड हैंड है? लोकली परचेज सेकंड हैंड। अगर सेकंड हैंड इंपोर्ट किया होता तो फिर इनिशियल लॉस होता। अभी सिर्फ क्या करें फिर? इनिशियल लॉस लगाना है, प्लांट पे नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि प्लांट क्या है? सेकंड हैंड। तो इनिशियल लॉस नहीं लगाना, खाली क्या करते हैं प्लांट को डेप्रिशिएट। यहां तक नोट कर लें। हाँ जी प्लांट की कॉस्ट बताएं। ठीक है देख लो, रिलैक्स रिलैक्स में, नो प्रॉब्लम। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए ये तो इसी साल खरीदे ना, तो बस इसी साल का डेप्रिशिएशन निकाल दें। यकम जुलाई 21। जी हाँ जी हाँ 50% फैक्टर लगाने क्योंकि ये नए पाकिस्तान में खरीदा। आई रियली अप्रिशिएट यू। आई विश आई वुड हैव बीन एट योर रो, देन आई वुड हैव अप्रिशिएटेड यू ऑन योर शोल्डर। 2550। The thapki was my right. You gave him thapki. You're not supposed to give him thapki. अच्छा जी, take back. ओके भाई कह रहे हैं आगे पढ़े, सवाल मैंने घर जाना है। क्या ये लिखा हुआ? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा जी, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3.2 की ये रिपेयर अलाउंस है या रिपेयर पूरी माइनस करेंगे? पूरी माइनस करेंगे रिपेयर। यार इस तरह का ना पास पेपर का हमने क्वेश्चन किया था, पता नहीं 30 था मेरे ख्याल से, देखिएगा चैप्टर 19 में 30 या 31 होगा। तो इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है अदर सोर्स में। और ये भी उसी तरह का सवाल नहीं आपको लग रहा? सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दो। फील करें, ये जो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सब किराए पे दे दिया, इसी तरह नहीं लग रहा? सेल से चल रहे हैं और अलाउड खर्चे माइनस कर रहे हैं। अलाउड खर्चे बस माइनस कर, रिपेयर अलाउड है सारी, ये रिपेयर अलाउंस नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी के चैप्टर में वो होता है रिपेयर अलाउंस। जी बबलू, बबलू क्या कह रहे थे आप? छा गया 8965। आपके जाने के बाद ना वो क्वेश्चन 1 का फेस हमने बनाया था, मुझे मैंने कहा था बनाना नहीं है। उधर वाला भी छोड़ा है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला किस टाइम खत्म होना था? वो नसीहत है ऑनलाइन। हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। अच्छा जी ओके कम ऑन गाइस। पॉइंट नंबर 4, पीजेसीज। ये कौन आ गया? अवामी जमहूरिया पाकिस्तान पीजे। अच्छा जी, ऐसे इसके बिजनेस का नाम है, सॉरी। पीजेसीज लाइबिलिटीज इंक्लूड अमाउंट ऑफ 14 मिलियन एंड 17 मिलियन। लाइबिलिटीज में पड़ी हुई है कुछ चीजें, जैसे सेल्स टैक्स में नहीं होता था कि क्रेडिटर को 180 दिन में पेमेंट करनी है। लाइबिलिटीज में चीजें पड़ी हुई हैं 14 मिलियन के 17 मिलियन की। इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड ऑन यकम मार्च 18। कुछ हमने चीजें खरीदी थी यकम मार्च 18 को। ये किस महीने की परचेजेस हैं, किस साल की? यकम मार्च को इग्नोर करें प्लीज, मुझे ईयर एंड बताएं। यानी टैक्स ईयर कौन सा?
और कुछ परचेजेस कब की हैं? 30 जून 19 की, टैक्स ईयर 2000। क्या आपको फील हो रहा है कि इतनी पुरानी पुरानी लायबिलिटीज अभी तक लायबिलिटीज में ही पड़ी हुई हैं? These purchases were allowed as admissible deduction. ये परचेजेस खर्चे के तौर पे माइनस हो चुकी हैं while computing income from business in 18 and in, ये खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं रेलेवेंट ईयर्स में। उधर नहीं करते थे, वर्किंग वन में इनपुट डिसअलाउ कर देते थे, तो ये उस टाइप की चीज है। सेक्शन 34 का 5 जरा पढ़ते हैं इसको ना, शायद आज हम न्यूमेरिकली पहले या दूसरी दफा देखने लगे हैं। 34 का 5, यार ये डायग्राम आपको शायद याद हो, ये आप ही की क्लास में बनाई थी, होम ट्यूशन नहीं पढ़ाता मैं। 18 में आपने खर्चा किया था, डेट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन। अगर आप 19, 20, 21 में पे ना करें तो 22 में अगर स्टिल अनपेड है तो सजा के तौर पे आपने इनकम में क्या कर देना? ये खर्चे के तौर पे कब माइनस हुआ होगा? 18 में। और पेमेंट ना होने की वजह से किस साल इनकम में ऐड होगा? 2022 में। जरा अब सवाल पढ़िएगा जरा। पीजेसीज लाइबिलिटीज इंक्लूड, लाइबिलिटीज किस साल की? 2022 में खड़े हैं ना। लाइबिलिटीज में पड़ा है 14 और 17 मिलियन, जो कि परचेजेस हुई थी 18 में और 19 में। These purchases were allowed as deduction while computing income in the relevant year. ये परचेजेस खर्चे के तौर पे माइनस हो गई थी इन द रेलेवेंट ईयर। अब आप मुझे बता दें 18 की अनपेड लाइबिलिटीज कब तक पे हो जानी चाहिए? 19, 20, 21। अगर पे ना हो तो 22 में इनकम में ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब है अभी 14 मिलियन को मैं इनकम में ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत देर कर दी मेहरबान, तुम आया ही नहीं बल्कि मेहरबान वो तो अच्छा। और 17 की बात करें, 17 की अनपेड लाइबिलिटीज जो हैं, ये 17 नहीं है, 17 मिलियन है, 19 का साल है। 17 मिलियन की अनपेड लाइबिलिटीज जो 2019 की हैं, 20 इनको 20 में वेट करेंगे, 21 में वेट करेंगे, 22 में, और 23 में इनको न्यूमेरिकल में ऐड करेंगे। तो बता दें दोनों लाइबिलिटीज में से सिर्फ किसकी सजा बनती है? 18 वालों की 22 में सजा देनी है और 19 वालों की, हमारा न्यूमेरिकल किस साल का? 22 का। तो इसलिए अब क्या सजा दे दें? ऐड कर दें अनपेड लायबिलिटीज। कितनी? 14,000 बनेगा ना, 14,000। और जो रह गई हैं उनको आप कब ऐड करेंगे? 2015 में, सॉरी 2023 में। ओके, डन। शर्त एक याद रखिएगा, शर्त ये कि 18 में ये खर्चे में गई हो, और सवाल ने बताया हुआ ये परचेजेस कहां जा चुकी हैं? खर्चे में। ये पेज 275 है, मैंने आपको कहा था इधर उधर नहीं जाना हमने, लेकिन ये पेज 275 है। एक मिनट। एनालिसिस ऑफ लायबिलिटी रिवील्स दैट फॉलोइंग अमाउंट्स आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन, ये ज्यादा अच्छा सवाल नहीं है क्योंकि इसमें इसने हमें बताया नहीं कि किस किस साल वाली हैं। आप बता दें इसमें से इन चारों में से कौन कौन सी ऐड करेंगे? ईयर वाइज तो ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। सारी नहीं करेंगे, एक शर्त है कि ये उन सालों में खर्चे में गई हो। अब इस सवाल में कुछ और टेस्ट कर रहा है जो मैंने दिखाया है, इसमें आपका ईयर्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं कर रहा, इसमें ये टेस्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट
कि वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, 18 में डिडक्शन में जाएगी तो 22 में इनकम में ऐड होगी। आप मुझे बताएं, लाइबिलिटीज अगेंस्ट परचेज, इसकी एंट्री क्या हुई होगी? जब 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 3 साल पहले इसकी एंट्री क्या हुई होगी? परचेज डेबिट, और परचेज पीएनएल में जाती है, ये तो खर्चे में गई होगी। बैंक लोन की क्या एंट्री हुई होगी? जब लिया था कैश डेबिट बैंक लोन क्रेडिट, ये तो खर्चे में नहीं गया होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की क्या एंट्री हुई होगी? जो आज लाइबिलिटीज में नजर आ रहा है, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो इसका मतलब है ये भी खर्चे में गया था पास में। ये तो नहीं, ये तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर की क्या एंट्री होती है? आप दुकानदार को पैसे पकड़ा दें, यार ये 1000 रुपया पकड़। दुकानदार के क्यों? यार मैं अगले सेशन में ना बिस्किट खाऊंगा तेरे से। अच्छा ठीक है यार, दुकानदार ने 1000 रुपया जेब में डाल लिया। अब दुकानदार क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, तो ये भी खर्चे में नहीं गया। तो ये दोनों जो है ना 80 और 40 ये ऐड होंगी। बैंक लोन अगर पे ना हो 3 साल तो ऐड नहीं होता। आपको पता है बैंक लोन तो 10 साल के लिए लोग लेते हैं, तो इसकी तो कोई तुक नहीं बनती है। बन गई तुक? चल अब रखना। अच्छा, तो ये पास्ट में किस में नहीं गए? खर्चों में। और ये दोनों पास्ट में। सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सी चीज पास्ट में खर्चों में गई है? जनरल एंट्री करके देख लेंगे। इसकी एंट्री परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, कैश कहां से? अभी लाइबिलिटी है, अभी लाइबिलिटी है। परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। और इस 2 लाख की एंट्री कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन लाइबिलिटी क्रेडिट। और इसकी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। और इसकी एंट्री कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अच्छा जी, वापस आ जाए जी तेरी नहीं रहने दो। एंड पे अदर इंफॉर्मेशन छोड़ेंगे, अदर इंफॉर्मेशन को तो छोड़ दिया करें, बस कर दें अदर इंफॉर्मेशन। चलो यहां तक टोटल करा दें। वैसे बिजनेस का टोटल क्या बन रहा था? बिजनेस का टोटल क्या बन रहा था? चलिए रीस्टार्ट करें। नेगेटिव 87 से शुरू करें। नहीं नेगेटिव आ रहा होगा तो 75286। ओ भाईजान, ओ भाईजान, ओ भाईजान, अदर सोर्स में प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ रहा है। चैप्टर पढ़ा हुआ है एक आपने? अदर सोर्स में प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ रहा है। पता नहीं अब क्या होने लगा फेस पे। अच्छी बुरी सवारी 968886। ओके चलें जी। अदर इंफॉर्मेशन को भाई कहते हैं मैं छोड़ के आऊंगा, बाहर निकल के चपेट खाएंगे ठोकर पे खड़े होके मेरे। अदर इंफॉर्मेशन ऑन 15 अगस्त 2021 जैसे इंडिया आजाद हुआ, आकाश ने कहा मैं एंटर हो जाता हूं बॉर्डर में। आकाश एंटर्ड इनटू ईटेबल प्रोडक्ट, नहीं अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गोल्ड। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी एक्सपायर्ड ऑन 15 नवंबर 21। हमारे साल ही कॉन्ट्रैक्ट ने एक्सपायर होना था। आकाश सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द सेटलमेंट डेट एंड अर्नड अ नेट गेन ऑफ 23 मिलियन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये आई कैप को लॉस यूज नहीं ये करना चाहिए था, डेरिवेटिव वाला। ये असल में ना स्पेकुलेशन होता है। असल में आपने कॉन्ट्रैक्ट बेचे या आपने गुड्स बेची हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेचे। तो कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल हो जाना होता है विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। तो ये असल में है। अच्छा एक चीज आपको ना कंफ्यूज करेगी, घर जाना है ना आपने आज, एक चीज घर जाके आपको ना कंफ्यूज करेगी। जब किचन में बैठे होंगे ना आप, तो आप कैपिटल गेन का चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे। तो कैपिटल गेन के चैप्टर के रिवाइज करते हैं ना, सिक्योरिटीज में जो है वो एक लफ्ज आएगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, ये डेरिवेटिव्स नहीं है।
अगर कभी पेपर में आ जाए ना, आई सोल्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट, आई सोल्ड कमर्शियल पेपर्स, आई सोल्ड पीटीसी सर्टिफिकेट्स, तो फिर आपने उनको सिक्योरिटी में डालना है, यानी कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। तो ये उस टाइप की चीज नहीं है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं है, ये डेरिवेटिव है। तो ये कोई स्पेकुलेशन टाइप चीज है। कैसे पता चलेगा सर हमें पेपर में? मैं आऊंगा बताने? नहीं, पेपर के अंदर आपको ऐसे पता चलेगा कि क्या चीजें डिलीवर हुई हैं या कॉन्ट्रैक्ट नेट सेटल हुआ है। लेकिन कैपिटल गेन में कब डालेंगे? जब लफ्ज डेरिवेटिव लिखाएगा या डेरिवेटिव प्रोडक्ट? डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, ये बिजनेस गेन आया तो स्पेकुलेशन गेन। वर्किंग नंबर 3। वैसे वर्कआउट तो करने की जरूरत अब है नहीं, अब तसल्ली देने के लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन, देख लो 23,000 23। आगे जी, पॉइंट नंबर 2। ऑन 30 जून 2022 आकाश earned capital gain of 20 million on the sale of his immovable property which was purchased on यकम जून 2019। जो प्रॉपर्टी उसने यकम जून 2019 को खरीदी थी वो इसने 30 जून 2022 को क्या कर दी? बेच दी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची। भाईजान बिजनेस की कोई बिल्डिंग नहीं बेची। बिजनेस की बिल्डिंग बेची होती ना तो उसकी वो टैक्स WDV या टैक्स डेबिशन का डेटा देता। तो बिजनेस की बिल्डिंग बेचना बिजनेस के चैप्टर में जाता है। इसके अलावा घर बेचना, प्लॉट बेचना, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना, कोई प्लाजा बेचना, सारा कैपिटल गेन में जाता है। तो बिजनेस की बिल्डिंग की ये अलामत होगी कि बिजनेस की बिल्डिंग के साथ ना उसने डिप्रिसिएशन करके WDV वगैरह दी होगी। तो WDV वगैरह यहाँ दी नहीं हुई, और यहाँ कॉस्ट माइनस वो सॉरी कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट का डिफरेंस डायरेक्ट उसने गेन दे दिया है। तो ये आपको पता है सेपरेट ब्लॉक होगा कैपिटल गेन के चैप्टर में। लेकिन इस पे ना एक फैक्टर भी लगना होता है। एक क्लास में मैंने कोई सवाल करवाया था, शायद उसमें मैं फैक्टर लगाना भूल गया था, बाकी दूसरी क्लास में मैंने लगाया था। बहरहाल कोई एक सवाल हुआ होगा ऐसा। तो अब फैक्टर ज़रा लगा लेते हैं। फैक्टर लगवाएं जी। इनकम का कौन सा चैप्टर है? कैपिटल गेन, पेज 228 जी। Where holding period of immovable property does not exceed यकम जून 19, यकम जून 20, यकम जून 21, यकम जून 22, 3 साल 1 महीना। 3 साल 1 महीना देख लें कहाँ गिर रहा है इसमें। तो गेन को क्या करेंगे? 1/4। वर्किंग नंबर 4। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। कितना गेन है? मल्टीप्लाइड बाय 1/4 जी। कितना? 5। ओके ड्यूरिंग द ईयर आकाश रिसीव्ड एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP 70 मिलियन। इसको हम आकाश की वजह ज्यादा वाली और कम वाली इनकम वाली वर्किंग में ले जाएंगे, फेस के ऊपर ही लेके आएंगे, फेस के ऊपर ही लेके आएंगे। इसकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, ऐड कर देंगे शेयर फ्रॉम AOP। ओके अच्छा जी मोहतरम, अब आप मुझे बता दें कि अगर मैं इसको एक न्यूमेरिकल बनाना चाहूं लॉसेस के एतबार से, तो ये न्यूमेरिकल क्या बनेगा? ये नॉर्मल रजीम है बिजनेस, अदर सोर्स नॉर्मल रजीम है, स्पेकुलेशन नॉर्मल रजीम है। जी 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 बिल्कुल, स्पेकुलेशन भी नॉर्मल रजीम है, नॉर्मल रजीम है। ये क्या है?
तो फिलहाल 5000 को तो छोड़ दें, 5000 को तो छोड़ दें, 5000 को लिफ्ट ना कराएं, वो तो सेपरेट ब्लॉक है। इसको तो ऐड करके लेस कर देना, ये तो अपना इफेक्ट खो जाती है, फेस के ऊपर अपना इफेक्ट खो जाती है, पहले आती है फिर जाती है, जो आए जाए वो बिजली होती है, तो उसकी टेंशन ना लें। तो इस 5000 की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा ये क्या है, अच्छी सवारी बस, छोड़ें यार इसको, अब इसकी टेंशन ना लें। ये जो बोल रहे हैं ना, इसको जब अभी तक ये नहीं पता चला कि लॉस के साथ सवारी बोलना होता है और प्रॉफिट के साथ बस बोलना होता है, इसकी टेंशन ना लें। पता नहीं कौन था, मैं देख भी नहीं रहा उसकी तरफ, वैसे परेशान होगा। अच्छा ये क्या है जी, अच्छी बस, लेट देम एंजॉय, रिलैक्स। अच्छा जी ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी नहीं है, अच्छी ये भी सैलरी नहीं है, अच्छी बस। चलो जी फेस शुरू करते हैं। मिस्टर बबलू, आकाश, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, टैक्स ईयर 2000 सारा लिख दीजिएगा ऊपर, रुपीज इन थाउजेंड भी यहाँ लिख दीजिएगा, पता नहीं ऐसे क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा जी इनकम फ्रॉम, अबे चपेट मारूं तुझे, पहले प्रॉफिट्स लाके पार करोगे तो फिर जो है वो लॉसेस माइनस करोगे ना। बसें खड़ी नहीं कर रहे, सवारियों को जो है लाके बिठाई जा रहे हो। इनकम फ्रॉम, खुदा के लिए पेपर में IFOS ना लिखाइएगा, इनकम फ्रॉम नहीं नहीं, आपने इतना ज्यादा लिखा था कि अब हम चाहें भी तो हमारा बॉल पॉइंट नहीं लिखता ऐसे। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मैंने कर लिया है CA। अच्छा बताएं, हो जाने ना होता ही पूरा लिख लो। 31965, 31965 इसमें से माइनस कर दें। जी 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 बोले बोले बोले। लेस इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस करंट ईयर का 96886। कितनी सवारियां करके बाहर आ गई, बस में जितनी सीट एकदम सवारियां बाहर आएंगी, जो सवारियां बाहर आएंगी उनको फिर बस स्टैंड पे खड़ा कर दें। नहीं मारना नहीं, ये अदर सोर्स है, इनको कैरी फॉरवर्ड करें जी, कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन 64921। डेप्शन का पंगा कोई नहीं था, तो एज इट इज हमने कर दिया। क्या करूं आगे, टैक्सेबल इनकम कितनी, अबे टैक्सेबल इनकम कहां आ गई, अभी आप फेस पे इसको तो शो करें। 5000 को लॉसेस आ गए तो पुरानी चीजें भी भूल गए, लॉसेस आ गए तो पुरानी चीजें भी भूल गए, ऐड करें। असल में ना भाई असूल पता क्या होता है, ऊपर ना नॉर्मल को रखना होता है, फिर सेपरेट ब्लॉक को, फिर फाइनल को, सही है। ऊपर नॉर्मल को क्यों रखना होता है, क्योंकि वो नॉर्मल है, उनमें लॉसेस के रूल लगने हैं। ऊपर नॉर्मल को रखना होता है, फिर सेपरेट ब्लॉक को, फिर फाइनल को, फिर टोटल इनकम आती है आपकी, टोटल, और फिर सेपरेट ब्लॉक माइनस करके और डिविडेंड माइनस करके टोटल इनकम आती है। फिर कहीं जाके टैक्सेबल इनकम आएगी जिसमें ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। तो इसलिए मोहतरम अब क्या करें, अभी टोटल इनकम नहीं निकालनी, अभी ऐड करें इसमें क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक 5000। अब ये क्या आ गई आपकी टैक्स, यो दो हो गई यहाँ, टोटल इनकम कितनी 5000। अब मैं टोटल से टोटल पे कैसे पहुंचूं, माइनस कर दूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मैंने कहा बिजली की तरह आएगी जाएगी, शां करके गुजर जाएगी 5000। Now what is my taxable income? Oh. So guys, this is my taxable income. अब इसमें डाल दें शेयर फ्रॉम एओपी, क्या करेंगे उसका, फिर कोई फायदा नहीं होगा, फायदा कोई नहीं होगा ना। शो कर दें ऐसे कर दें, ऐड शेयर फ्रॉम
एओपी, उसका फिर आगे कोई फायदा नहीं होगा। ये टोटल इनकम भी है, टैक्सेबल इनकम भी है, क्योंकि आगे कुछ है नहीं ना। एड शेयर फ्रॉम एओपी कितना, 70,000 डन, क्योंकि वो ज्यादा वाली और वो कम वाली के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं ना। ये इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है या एओपी का? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल में शेयर फ्रॉम एओपी आता है ना जी। टैक्सेबल इनकम आकाश की 0। अच्छा, ये अब कम वाली इनकम है और ये ज्यादा वाली। अब टैक्स 2 दफा निकालें या बस एक ही दफा निकाल लें टैक्स? एक्चुअल टैक्स अंदर वाला कॉलम, बाहर वाला, बस एक ही दफा लिख लें। लेकिन एक और टैक्स भी है इसका। किसके ऊपर? 5,000। ये तो टैक्स हो गया ना नॉर्मल रिजीम का। आप बता दें, एड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 5 मिलियन है। 5 मिलियन। सीरियल नंबर 1, ठीक है, क्योंकि 2 में लिखा हुआ है वेयर इनकम एक्सीड 5 मिलियन, तो 1 में लिखा हुआ है वेयर इनकम डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन। जी 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय ये जी पेएबल टू गवर्नमेंट आ गया। सवाल हमारा खत्म हुआ, बताना पड़ता है। नहीं, उसमें तो पुराने पाकिस्तान वाली चीज़ थी ना जो बेची है, तो इसलिए बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं की थी। दूसरी डिस्पोजल हुई नहीं, वो तो अदर सोर्स का था, वो तो यहाँ पे माइनस। डन जी। अच्छा, ये ऐसा सवाल अगर पेपर में आता को आधा को हो जाता, आधा या आधे से ज़्यादा? आधे से ज़्यादा हो जाना चाहिए था वैसे। नहीं, ये तो यार मैंने कुछ सवालों की ना मुश्किल एडजस्टमेंट्स मिलाई थी। ये सवाल पेपर में ही नहीं था। पेपर के अंदर अगर आप जाके आकाश वाला सवाल देखो तो फाइन वाली एडजस्टमेंट और बच्चों वाली एडजस्टमेंट वो मैंने निकाल दी थी। वो तो इजी होती है। अकाउंटिंग ऑप्शन भी दी हुई थी सवाल में, टैक्स ऑप्शन भी दी हुई थी, वो वाली एडजस्टमेंट्स मैंने निकाली हैं। तो ये तो मैं जो क्लास में सवाल करवाता हूँ वो अगर आपका आधा हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें मैं सारे सवालों की मुश्किल एडजस्टमेंट्स निकाल कर डाली होती हैं। वो आकाश वाला सवाल, हाँ एंड पे माइनस करते हैं अगर, हाँ वो तो फिर तो कैरी फॉरवर्ड ही होगी। अच्छा जी ठीक है यार, अभी नमाज की ब्रेक लेते हैं 2 मिनट बाद, तो उसके बाद तो आधा घंटा ही लगेगा। बोर क्या। हाँ न्यूमेरिकल करना है यार हमने। मैंने आपको कहा था शॉर्ट क्लिप्स आपसे शेयर करूंगा, लेकिन वो मैंने आज के लेक्चर में ही सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ली हैं, इसलिए आज हम गले मिल के जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी हम सवाल करेंगे पेज 115 पे क्वेश्चन 12 सैलरी वाला। ये बड़ा एक अच्छा और डिफरेंट टाइप का सवाल था, ये मैंने करवाना है। ओके इधर आ जाइए यार, क्या रह गया, छोटी मोटी चीज़ें देख लें मीनवाइल। पॉइंट 9 में आए, पॉइंट 9 में यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, आंसर स्क्रिप्ट स्टूडेंट्स के शेयर करने हैं आपसे और कुछ चीज़ें आपको बतानी है, आखिरी नसीहतें। अच्छा, ये एग्जाम्प्ट इनकम को न्यूमेरिकल के फेस पे ऐड करके लेस करना होता है या एग्जाम्प्ट इनकम को टोटली इग्नोर करना होता है? उसमें ना दोनों तरह की चीज़ें हैं, दोनों तरह की चीज़ें हैं। कुछ एग्जाम्प्ट इनकम्स ऐसी हैं जो सैलरी के चैप्टर में पड़ी हुई हैं, उनको आपने फिर ऐड करके लेस नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पे आप सैलरी का सॉल्व कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी आपने हेडिंग दे दी, तो उसमें पेंशन मिली या मेडिकल फैसिलिटी मिली एज पर टर्म्स वाली, याद आ रही है चीजें, पेंशन मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स, तो उसमें आपने क्या करना है, पेंशन लिख के
डैश, मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स डैश, उसको आपने बस एज इट इज कर देना है। सैलरी वाली एग्जाम्पशंस को ऐसे कर देना है। लेकिन अगर सैलरी वाले के चैप्टर की एग्जाम्पशंस नहीं है, चैप्टर 15 वाली एग्जाम्पशंस है, 15 नहीं 13, चैप्टर 13 वाली जैसे एग्रीकल्चर इनकम, उसमें बेहतर होगा फिर आप एग्रीकल्चर इनकम की हेडिंग देके ऐड करें और ऐड करके उसको, इसी तरह शोहर ने बीवी को तलाक दे दी थी तो वो अदर सोर्स में ऐड करें और ऐड करके लेस कर दें। इसी तरह रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट 4 साल से बाहर था और अब पाकिस्तान आ गया तो उसकी हमने 2 साल फॉरेन इनकम माफ की थी, वो ऐड करके फिगर निकालें और निकाल के लेस करें। तो बेहतर है कि चैप्टर कौन से वाली एग्जाम्पशंस, 13 वाली, उन एग्जाम्पशंस को ऐड करके लेस कर दें और जो सैलरी के चैप्टर वाली एग्जाम्पशंस हैं हल्की फुल्की, उनको बस न्यूमेरिकल के फेस पे ना लेके जाएं, वर्किंग वन जो सैलरी की हो रही है उसी में डैश डाल के लिख करें। तो ये कुछ मैंने अंग्रेजी भी लिखने की कोशिश की अगर आपको समझ आ जाए। एग्जाम्प्ट इनकम्स टू बी एडेड एंड डिडक्टेड, एग्जाम्प्ट इनकम्स इन चैप्टर 13 आर टू बी, 13 ही था ना, आर टू बी एडेड एंड डिडक्टेड सच एज एग्रीकल्चर, सपोर्ट, पेमेंट फ्रॉम स्पाउस, सेक्शन 50 वाली, 51 वाली। However, incomes like pension in chapter of salary need not be added and, बल्कि ऐड और डिडक्ट करने की बजाय उसको सिर्फ वर्किंग वन में डैश डाल के लिखते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह 1:45 में मिलते हैं, नमाज पढ़ें।